आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो ये शॉर्ट नोट में आते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको शॉर्ट नोट के ब्याह पे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है ना। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब WWW। आप जानते हैं जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो WWW लिखते हैं ना, तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्रिएशन था बाई ट्रिनिटी बर्नर्स-ली in 1989 एट सन इन जेनेवा। थ्योरी पार्ट है ये। तो अब वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ वेबसाइट कह लीजिएगा या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो हम लोग वेब पेज बनाते हैं उन सभी का कलेक्शन, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि वेब सर्वर पे स्टोर किए जाते हैं। ठीक है ना? या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे लोकल कंप्यूटर्स होते हैं उनको जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और वेब पेजेस जो वेब सर्वर पे स्टोर किए जाते हैं और कनेक्टेड रहते हैं लोकल कंप्यूटर से वाया इंटरनेट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट। वेब पेज अब क्या होता है? वेब पेज हम लोग डिजाइन करते हैं HTML में। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, अब होता क्या है, जो हम लोग वेब पेज बनाते हैं उनको जो हम लिंक करते हैं ना, एक लिंक बनाते हैं, तो उन लिंक्स को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। जो पेजेस की लिंकिंग की जाती है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, और हाइपर लिंक को हम लोग एक्सेस करते हैं वाया यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। ये मैंने आपको इन स्पेसिफिक बता दिया। वेब पेज डिजाइन किए जाएंगे HTML में और लिंक क्रिएट की जाएगी, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, और हाइपर लिंक जो होती हैं उनको हम लोग एक्सेस करते हैं वाया यूजिंग HTTP। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल। कोई भी वेब पेज, जैसे मैंने लिखा www.rediff.com, तो ये rediff.com क्या है? ये इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। ठीक, इस तरीके से हम एड्रेस लिखते हैं। ठीक, तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब WWW लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये सिंपल मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये आपका इंटरनेट है, ये ब्राउजर है। ठीक, ये रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज के लिए। ठीक, इसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर पे, देन वेब पेज HTML फाइल जो भी होगी वो रिस्पॉन्ड में मिलेगी और ये पेज हमारा ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। एक सिंपल सा फिगर मैंने बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना आप डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रोटोकॉल डोमेन नेम सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? ये मैपिंग का काम करता है बिटवीन नेम ऑफ अ वेबसाइट एंड इट्स न्यूमेरिकल IP एड्रेस। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई एक वेबसाइट है rediff.com, ठीक है ना, तो अब हर कोई जब कोई एक्सेस करता है तो URL पे आप क्या लिखते हैं? ब्राउजर पे rediff.com ही लिखते हैं। बट एक्चुअल में जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग एक IP एड्रेस होता है। जैसे मैंने ये rediff का लिखा हुआ है 119.252.152.154, तो हर एक URL का जो आप नाम लिखते हैं उसका एक IP एड्रेस होता है जिसके थ्रू एक्सेस होता है, एक्सेसिबिलिटी हमको मिलती है। तो अब क्या होता है, हर किसी का IP एड्रेस तो याद रखना आसान नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाम याद रखते हैं। तो इस नाम की इस URL से मैपिंग जो कराई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये जो हमारा नाम लिखा हुआ है rediff.com, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डोमेन नेम। अब देखो ये एक्सेसिबिलिटी में आता कैसे है? एक्सेसिबिलिटी में लाने के लिए इसका देखो एक थोड़ा सा मैंने आर्किटेक्चर बना रखा है। सबसे पहले होता है हमारा रूट सर्वर, है ना, फिर इसके बाद कैटेगरी वाइज होते हैं .edu, .net, .org, .gov, .com। तो हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है? रूट सर्वर्स। ठीक, ये रूट सर्वर्स काउंटिंग में 13 है। इसके बाद ये हमारे अलग अलग कैटेगरी वाइज आ गए। .edu है तो edu, .net, .org, .gov, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। इनको हम लोग बोलते हैं जेनरिक सर्वर्स, है ना। मैं लिख देता हूं जेनरिक सर्वर्स या टॉप लेवल सर्वर्स, तो इनका नाम होता है जेनरिक सर्वर्स। इसके बाद फिर अलग, जैसे आपको रेडिफ का एक्सेस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा रेडिफ, या और भी जो भी एक्सेस करना है उससे कनेक्टिविटी आ जाएगी। इनको हम लोग बोलते हैं, जो इस लेवल पे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर।
अथॉरिटेटिव सर्वर। ठीक, तो फर्स्ट कैटेगरी रूट सर्वर्स की, देन जेनेरिक सर्वर्स की, देन अथॉरिटेटिव सर्वर्स की। रूट सर्वर्स काउंटिंग में जनरली 13 है हमारे पास। ठीक, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया rediff.com, rediff.com, तो एक्सेसिबिलिटी कहां से आती है, इधर से आती है। ठीक, तो अब क्या होता है, एक टर्म होता है हमारे पास रिजॉल्वर। रिजॉल्वर का ये काम होता है कि ये जो हमारी नाम मैंने लिखा हुआ है, डोमेन नेम लिखा है, इसकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो rediff.com जब हम लोग एक्सेस देते हैं तो रिजॉल्वर क्या करता है, सबसे पहले जाता है रूट सर्वर के पास। ठीक, रूट सर्वर के पास गया कि भाई मुझे rediff.com सर्च करना है, तो अब ये देखता है सबसे पहले कि आपने क्या लगा रखा है, .com, है ना। तो अब ये रूट सर्वर क्या करेगा, .com वाले का आईपी एड्रेस दे देगा किसको, रिजॉल्वर को। ठीक, तो फिर रिजॉल्वर कहाँ कनेक्ट करेगा, जाके सीधा .com वाले पे। ठीक, फिर आगे देखेगा कि अच्छा आपको रेडिफ का चाहिए, तो अब .com इसको रिजॉल्वर को रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई ये लो रेडिफ का सर्वर आईपी एड्रेस। ठीक, तो इस तरीके से फिर ये रिजॉल्वर क्या करेगा, अगेन कनेक्ट करेगा किससे, रेडिफ के साथ। इस तरीके से ये आ जाती है। ठीक, तो सबसे पहले रिजॉल्वर रूट सर्वर से कनेक्ट करेगा, फिर रूट सर्वर इसको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, जो हमारा रिजॉल्वर है उसको .com का आईपी एड्रेस देगा, फिर ये .com से कम्युनिकेट करेगा, .com पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेडिफ के सर्वर का आईपी एड्रेस देगा, देन फिर ये रेडिफ से कम्युनिकेट करेगा। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हमारी चलती है। ठीक, तो इस तरीके से .com पहले क्या है, जेनरिक सर्वर से, देन फिर ये रेडिफ और सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट या जो भी है, ये हमारे क्या होते हैं, अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं। करेक्ट। अब देखिए डीएनएस के बाद इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती है जो हम ये एक्सेसिबिलिटी लेते हैं, एक होती है रिकर्सिव और एक होती है इटरेटिव। मैं लिख देता हूं, एक होती है रिकर्सिव और दूसरी होती है इटरेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि चलो अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, तो मैं दोबारा उसको लिखूंगा। अब इसको मैं प्रोसेस को आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो ये है हमारा एक क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट या ब्राउजर जहां से हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। अब इसमें होता क्या है, एक होता है हमारे पास लोकल कैश कह लीजिएगा या डीएनएस कह लीजिएगा, लोकल कैश कह लीजिएगा या डीएनएस रिजॉल्वर भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अब देखो एक चीज और जो मैंने अभी बताया था इन जनरल क्या होता है, rediff.com बार बार रूट पे जाएगा, पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई। तो ये प्रोसेस हर बार नहीं होती है, एक बार होती है, इसके बाद लोकल कैश में हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, तो बाद में फिर सीधा हमारा रिजॉल्वर डायरेक्ट rediff.com से कम्युनिकेट करने लगता है। तो वही प्रोसेस मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट, लोकल कैश या डीएनएस रिजॉल्वर। इसके बाद मैं तीनों टाइप के यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गए हमारे रूट सर्वर्स, जो रूट सर्वर्स होते हैं। इसके बाद टॉप लेवल सर्वर्स या जेनरिक सर्वर्स जो मैंने आपको बताए थे, टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स, डोमेन सर्वर। इसके बाद अथॉरिटेटिव सर्वर, जो जेनरिक मैंने बताए थे, यही है जेनरिक, है ना, ये वाला फिगर जो था जेनरिक सर्वर्स है ना। इसके बाद ये हो गया आपके अथॉरिटेटिव सर्वर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अथॉरिटेटिव सर्वर। अब देखिए पूरी प्रोसेस कैसे होती है। जब रिकर्सिव मेथड लगता है तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाती है लोकल कैश के पास। ठीक, अब इसने डाला rediff.com, तो ये सबसे पहले कहां जाएगा, रूट सर्वर के पास। ठीक, अब रूट सर्वर क्या करेगा, .com वाले का आईपी एड्रेस, .com वाले के पास जाना है ना, तो ये इसमें देखेगा .com कहाँ है, ये रहा तो ये .com वाले के पास जाएगा। फिर .com से आपको जाना है रेडिफ के पास, नंबर डाल देता हूं, तो ये फिर यहां से पहुंचेगा रेडिफ के अथॉरिटेटिव सर्वर के पास। बात को समझना, इसने जो रिक्वेस्ट दी पहले की लोकल कैश के पास, देन लोकल कैश ने ट्रांसफर कर दी वो रिक्वेस्ट रूट सर्वर के पास, रूट सर्वर ने ट्रांसफर कर दी वो रिक्वेस्ट .com वाले टॉप लेवल सर्वर के पास या जेनरिक सर्वर के पास, और इसने रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दी रेडिफ के अथॉरिटेटिव सर्वर के पास। तो .com इधर हो गया एक्सेस और रेडिफ इधर हो गया रूट नोड। रूट वो है जो कि सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये रेडिफ का आईपी एड्रेस इसको देगा, ठीक, देन फिर ये इसको प्रोवाइड कराएगा,
.com के साथ। फिर ये सारी चीज हमको मिलेगी, नंबर यहाँ डाल देता हूँ 5, 6। इसके बाद अब ये रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स आएगा किसके पास, लोकल कैश के पास, ठीक। देन फिर ये रिस्पॉन्स मिलेगा किसको, क्लाइंट को। ये होती है रिकर्सिव प्रोसेस। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी लोकल कैश को, लोकल कैश ने ट्रांसफर कर दी रूट नोड को, रूट नोड ने .com के जेनेरिक सर्वर को, देन .com से रेडिफ जो पर्टिकुलर आप सर्च कर रहे थे उस सर्वर का, देन फिर आईपी एड्रेस इसको दिया गया जेनेरिक सर्वर को, देन फिर इससे दिया गया रूट सर्वर को, देन फिर दिया गया लोकल कैश सर्वर को, लोकल कैश को या डीएनएस रिजॉल्वर को, देन फिर आ गई क्लाइंट के पास। तो ये तो हुआ हमारा रिकर्सिव मेथड। अब एक जिसका दूसरा मेथड होता है इटरेटिव मेथड। अब देखिए इटरेटिव मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वही सेम फिगर, इसमें बस प्रोसेस थोड़ी सी बदल जाती है। देखिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी लोकल कैश को, ठीक, इसने रिक्वेस्ट दी रूट सर्वर को, फिर रूट सर्वर ने देखा आपको .com चाहिए तो इसने .com वाले का रेस्पॉन्ड कर दिया इसको, ठीक। फिर ये .com वाले जेनेरिक सर्वर के पास चला गया, फिर इसने देखा कि rediff.com चाहिए तो इसने rediff वाले का आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक। फिर अब इसने डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लिया किससे, रेडिफ के अथॉरिटेटिव सर्वर के पास, और ये रेस्पॉन्ड चला गया लोकल कैश के पास, और ये आ गया क्लाइंट के पास, ठीक। तो पहले पूरी रिक्वेस्ट इस पे गई, देन फिर रूट सर्वर के पास तो जानी है, फिर रूट सर्वर ने देखा आपको .com चाहिए तो .com वाले का आईपी एड्रेस, फिर इसने .com से कम्युनिकेट किया .com के जेनेरिक सर्वर के साथ, फिर .com ने देखा आपको रेडिफ चाहिए तो रेडिफ का आईपी एड्रेस इसको दे दिया, फिर इसने सीधे रेडिफ के अथॉरिटेटिव सर्वर से कम्युनिकेट कर लिया, देन फिर ये लोकल कैश में इन्फॉर्मेशन गई, इसके बाद ये क्लाइंट के पास गई। अब क्या होगा, जब आगे दोबारा कम्युनिकेशन होगा ना तो बार बार ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा लोकल कैश में स्टोर है तो यहीं से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता रहेगा। जो हमारे अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं इनके पास क्या रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि किस आईपी एड्रेस से रेडिफ है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं उन सबका आईपी एड्रेस और उस नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस रहेगा वो इसके पास स्टोर रहता है। अच्छा एक चीज और, सर्वर्स एक नहीं होते हैं, सर्वर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेडिफ है, माइक्रोसॉफ्ट है, याहू है, गूगल है, कई सारे सर्वर्स होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली जिससे कि लोड बैलेंसिंग होती रहे तो आपके अकॉर्डिंगली जिस पे उसको शिफ्ट करना होगा तो वो आपका उसकी आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है, रिजॉल्वर करता है। तो अल्टीमेटली जो डोमेन नेम सिस्टम है हमारा डीएनएस का काम क्या होता है, जो भी हमारी नाम जो हम लेते हैं वेबसाइट का, जो भी डोमेन नेम होता है उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका आईपी एड्रेस है उसके बीच में मैपिंग का काम करता है। और दो प्रोसेस होती है इसकी, रिकर्सिव और इटरेटिव, दोनों मैंने आपको बता दी, ठीक। बाकी कोई डाउट हो बताइएगा। तो डीएनएस में इतना ही आप लिख सकते हैं 5 नंबर में, मेथड एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिकर्सिव मेथड, इटरेटिव मेथड, ठीक है ना। और ये रूट लेवल सर्वर्स होते हैं, इसके बाद ये जेनेरिक सर्वर्स होते हैं, ये अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं। रूट लेवल की काउंटिंग 13 है और ये काम किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वर, ठीक। चलिए अब आगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटोकॉल जब आप कोई वेबसाइट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा www.rediff.com, ठीक। तो इससे पहले हम लोग, ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, इससे पहले आपका प्रोटोकॉल लिख के आता है http:/, इस तरीके से, है ना। तो ये प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे होते हैं। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डेटा ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। ये पोर्ट नंबर 80 से कम्युनिकेट करता है, ठीक। पॉइंट वाइज बता रहा हूं मैं। टीसीपी यूजेस टू अचीव रिलायबिलिटी। अब देखो होता क्या है, एचटीटीपी जो होता है इसका अगर आप हेडर देखेंगे तो इसका अपना कोई प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये रिलायबल हो, ये कनेक्शन लेस होता है बेसिकली, बट रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए ये टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। नेक्स्ट इज स्टेटलेस। एचटीटीपी हमारा स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब क्लाइंट एंड सर्वर जो ये दोनों जो होते हैं नो ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट। ये समझने वाली चीज है, करंट रिक्वेस्ट। बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर डू नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस रिक्वेस्ट ऑफ वेब पेजेस। देखो इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ आ जाइए। स्टेटलेस का मतलब ये है, सपोज करो ये क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है, तो जो करंट आपने कम्युनिकेशन किया होगा केवल उसी की इंफॉर्मेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में रहती है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो ये होती है स्टेटलेस। अब देखो स्टेटफुल भी बता देता हूँ।
स्टेटफुल में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट की कोई साइट ओपन की। अब साइट ओपन करके क्या किया आपने, कोई प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक। तो HTTP कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखता है, वो तो आप जो करंट रिक्वेस्ट भेजते हो वही इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। बट होता क्या है, जो आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, सपोज करो फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे या किसी भी पर्टिकुलर साइट पे आपने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो जब आप दोबारा खोलेंगे तो आपको वो वही प्रोडक्ट दिखाई देगा, है ना, दिखाई देता है ना कई बार। तो ये क्या करते हैं, कुकीज का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये कंपनीज होते हैं ये अपने पेजेस को कुकीज की हेल्प से स्टेटफुल बना देती है। स्टेटफुल का मतलब कि इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेती है कि आपने लास्ट कौन से प्रोडक्ट को सर्च किया हुआ है, उन सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करके आपको बार बार वही प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेटफुल। बट एक्चुअली HTTP क्या है, स्टेटलेस। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में केवल करंट रिक्वेस्ट को ही हैंडल करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा स्टेटलेस का मतलब। ये इनबाउंड प्रोटोकॉल होता है। इनबाउंड का मतलब जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो दो चीजें जाती है, एक तो कमांड जाता है और एक डेटा जाता है। तो HTTP जो है कमांड और डेटा दोनों को सेम पोर्ट, एक ही पोर्ट से वो एक्सेस करता है, एक ही पोर्ट से वो सेंड करता है, कमांड्स भी और डेटा भी। जबकि FTP के साथ ऐसा नहीं होता है। जब FTP बताएंगे तो आपको डिटेल में वहां पे बताऊंगा। तो कमांड्स और डेटा दोनों सेम पोर्ट पे चलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनबाउंड प्रोटोकॉल। इसके देखिए वर्जन और भी बहुत सारे हैं, बट दो मैं आपको बता देता हूं। एक HTTP 1.0 और एक HTTP 1.1। जो 1.0 है ये हमारा नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन होता है और 1.1 जो होता है ये परसिस्टेंट कनेक्शन होता है। अब देखिए टेक्निकली इसकी क्या मीनिंग है। जो हमारा नॉन परसिस्टेंट होता है और ये परसिस्टेंट है, इन दोनों में अंतर ये है कि जब नॉन परसिस्टेंट फॉलो हो रहा होता है तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में हर एक काम के लिए अलग अलग कनेक्शन जनरेट किया जाता है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। और परसिस्टेंट कनेक्शन में क्या होता है, एक बार कनेक्शन जनरेट हो गया देन फिर वही कनेक्शन चलता रहेगा और लास्ट में क्लोज होगा। ये तो हुई टेक्निकल बात। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट होता क्या है। देखो पहले मैं बताता हूँ नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब जैसे आप कोई बैंकिंग की साइट को अपना ओपन करते हैं, नेट बैंकिंग, ठीक है ना। तो नेट बैंकिंग की साइट में क्या होता है, आप इंटरनली बहुत से पेज ओपन करते जाते हैं, पेज 1 पेज 2 पेज 3 इस तरीके से ओपन किए। बट जब आप इस बैंकिंग की साइट को बंद कर देते हैं और फिर दोबारा से ओपन जब करते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस दोबारा से ओपन करनी पड़ती है ना। मतलब एक मेन पेज को बंद करते ही आपके ये सारे कनेक्शन जितने आपने क्रिएट किए थे ये सारे ही अपने आप क्लोज हो जाते हैं। ये तो ही नॉन परसिस्टेंट में। अब देखिए परसिस्टेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जीमेल ओपन किया, ठीक, आपने अंदर इसमें बहुत सारी चीजें ओपन की। अब आपने क्या किया, जीमेल को बंद कर दिया, लॉग आउट नहीं किया, बंद कर दिया, तो आपने कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया। बट अब दोबारा से जब आप जीमेल खोलेंगे तो आपको अपना उसी इंफॉर्मेशन में मिलेगा, आपको वो सारे कनेक्शन क्रिएट किए हुए मिलेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन किया हुआ मिलेगा जो आपने पहले किया था। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट कनेक्शन में। तो हमारा जो HTTP 1.0 है ये नॉन परसिस्टेंट है और 1.1 परसिस्टेंट कनेक्शन। आप समझ में आ गया। जैसे बैंकिंग में आप कोई काम करते हैं, कुछ साइट्स आप ओपन करते हैं, इसके इंटरनल ही आपके कनेक्शन क्रिएट होते जाते हैं। तो मेन बंद करते ही आपके सारे पेज बंद हो जाएंगे। फिर आपको सपोज करो ये पेज एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस दोबारा से करेंगे, लॉगिन करेंगे और इस पेज पे पहुंचेंगे। परसिस्टेंट मतलब जैसे जीमेल आपने ओपन किया है तो जीमेल ओपन करने के बाद अगर आप बंद कर देते हैं तो जीमेल जब आप दोबारा ओपन करेंगे, जब तक कि आप कहीं से लॉग आउट नहीं करेंगे, अगर दोबारा ओपन करेंगे तो आपको वही पेज ओपन किया हुआ मिलेगा जहां आपने लास्ट टाइम छोड़ा था, जो आपने पहले लॉगिन करके रखा हुआ था। तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट, इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में मतलब। तो वही ये फिगर बना हुआ है। नॉन परसिस्टेंट क्या है, आप मल्टीपल कनेक्शन क्रिएट करते गए बट मेन कनेक्शन बंद करते ही सारे कनेक्शंस ऑफ। परसिस्टेंट में क्या है, आप मेन कनेक्शन के अंदर यही आपके कनेक्शंस क्रिएट होते जाएंगे, जब आप ऑफ करेंगे तो ये सारे आपको उसी स्टेट में वहीं मिलेंगे जहां आपने छोड़े हुए थे। तो ये आपके इन दो एग्जाम्पल से नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट में मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है HTTP। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इन 5 पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेस करते हैं, पोर्ट नंबर दिस, TCP यूज करता है, स्टेटलेस है ये,
इन बैंड प्रोटोकॉल है और वर्जन 1.0 1.1 और आप इसके साथ ये फिगर बना सकते हैं। ठीक, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में 3 प्रोटोकॉल डिस्कस कर दिए, कौन कौन से, www और HTTP, एक DNS डिस्कस कर दिया और HTTP, ये 3 प्रोटोकॉल मैंने डिस्कस कर दिए। चीजें आसान सी हैं, इसके साथ दिक्कत ये होती है इन प्रोटोकॉल के साथ कि चीजें तो पता होती हैं, समझ में भी आता है कि www क्या है, DNS क्या है, HTTP क्या है, लेकिन जब लिखने का नंबर आता है तो उसमें कंटेंट में लिखा क्या जाए, तो वही मैंने आपको बताया पॉइंट वाइज कि आप ये चीज पॉइंट वाइज 5 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये HTTP में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने DNS बताया था उसमें आप ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं और ये दोनों मेथड एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वर्ल्ड वाइड वेब अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया, कोई कहानी नहीं है, सीधा एग्जाम में आप लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ आगे प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे, इसमें बस इतना ही। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।